अच्छा जी, तो जब हमने इसमें पहले देखने हैं अक्टूबर के हम करंट अफेयर्स, तो सबसे पहले अगर हम अक्टूबर की ही बात करें, तो 1 अक्टूबर जो मंथ है, ये ही हमारे लिए एक इसका एमसीक्यूज़ है कि अक्टूबर को किसके कौन से मंथ पर से मनाया जाता है। आप आजकल अगर कॉल्स वगैरह कर रहे हो तो आप देखेंगे कि एक बार-बार आपको वहाँ बताया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिहाज से। तो इसको पिंक अक्टूबर भी कह दिया जाता है ला या इसको पूरे अक्टूबर को मंथ से 1 से लेकर 31st आज लास्ट डे तक इसको किसके लिए मनाया जा रहा है? इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे, ठीक है? तो ये अक्टूबर है आपका जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मंथ के तौर पर इसको पूरे मंथ को मनाया जाता है, ठीक हो गया? तो ये इस जौन-सा आपने मंथ याद रखना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वाला मंथ है वो कौन-सा है आपका? अक्टूबर है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसमें बात करें 1 अक्टूबर को ही एक होती है चीज़, जिसके बारे में हमें से पूछ लिया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सीपैक के अंडर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जौन-सा है, टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट वो ओपन हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ये कहाँ एंटर हुआ? एक तो ये किसने बनाया? ये इसका वेंचर है ये पाक चाइना, पाकिस्तान चाइना ने सीपैक के अंडर, ठीक है? और इसमें क्या पूछा जा सकता है 1 अक्टूबर को वैसे मैंने बताया मे बी डेट इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन आप लिख लें 1 अक्टूबर को क्योंकि सारी मंथ ना भी बोलूँ आपको पता है अक्टूबर के ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर को और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो फर्स्ट टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट आपका बना है, ये कहाँ बना है? इसकी जगह इम्पोर्टेंट है और वो है आपके पास गवादर। क्या है वो आपका? गवादर, बलूचिस्तान के अंदर, ठीक हो गया? तो इसका इफ्तिताह किया, यहाँ से सीपैक के ऐसे पीएम थे और 7 चाइनीज़ सफ़ीर थे, उनका नाम भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी शायद बताया होगा, नोंग रोंग, NONG नोंग, RONG नोंग रोंग, ठीक है? ये चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, तो ये जो एम्बेसडर्स होते हैं ना इम्पोर्टेंट या पाकिस्तान ये एक दफ़ा मैं दे वैसे इतने ज़्यादा ख़ास कुछ है नहीं, वैसे भी साथ-साथ बताता रहता हूँ, ये कुछ एम्बेसडर्स जो उनसे है ना आपको याद होने चाहिए। चाइना, टर्की क्या कहते हैं ब्रिटिश वहाँ तो हाई कमिश्नर होता है आपका। फिर उसके बाद आपका अमेरिका का हो गया, अमेरिका का पाकिस्तान में अभी तो कोई है नहीं एम्बेसडर, तो इनके एम्बेसडर आपको याद होने चाहिए। फ्रांस का जिसके लिए आजकल वो चल रहे हैं और फ्रांस का पाकिस्तान में एम्बेसडर भी नहीं है, जिसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मुल्क में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये कुछ एम्बेसडर्स वगैरह ये हैं, ये आप लोगों को साथ याद होने चाहिए। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 2 अक्टूबर को एक चीज़ होती है, एक कॉमेडियन है पाकिस्तान के, वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उनका नाम है उमर शरीफ। 1 सेकंड ज़रा, मैं एक और देख रहा था 2 अक्टूबर को क्या है हमारे पास? 2 को हमारे पास अभी यह कन्फर्म उनका वो डी न्यूज़ में स्टोरी आई थी कि पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट सफ़ीर हो सकता है, लेकिन जब तक कन्फर्म नहीं होता, तो हम तब तक उनको याद नहीं करेंगे। मेबी अगर मैंने तो नहीं देखा अभी तक इनका नोटिफ़िकेशन डोनाल्ड साहब का। अच्छा जी। उमर शरीफ साहब जौन से हैं, ये आपके 2 अक्टूबर को क्या होता है, ये आपके फ़ौत हो जाते हैं। 2 अक्टूबर को एक और चीज़ भी होती है, वो भी मैं आपको साथ वो इंटरनेशनल भी है, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा जी, 2 को क्या होता है आपका, उमर शरीफ साहब जौन से हैं, वो फ़ौत हो जाते हैं और क्या कहाँ फ़ौत होते हैं, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये जर्मनी के अंदर फ़ौत होते हैं, यहाँ से उनको ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी लेके जाया गया था, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो जर्मनी में के अंदर उनकी वफ़ात होती है 2 अक्टूबर को और उनके हवाले से हमें जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो हमें अगर वो हमसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि उनको जो दफ़नाया गया है, उनको दफ़नाया कहाँ गया है? उनको जो दफ़नाया गया है वो ब है अब्दुल्ला शाह गाज़ी हाँ, शाह गाज़ी मुझे ज़हन में आ रहा था, अब्दुल्ला शाह गाज़ी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी जौन-सा है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी कहाँ है? कराची के अंदर, ठीक है? वहाँ उनको दफ़नाया गया है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है, वहाँ के अहाते में उनको दफ़नाया गया है और ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो मज़ार है, वहाँ जिसके पास अहाते में वहाँ इन्हें दफ़नाया गया है, वहाँ एक और भी बड़ी फ़ेमस पहले एक दफ़ा शायद पूछा भी गया था इसका पेपर में कहीं कि कायदे-आज़म की और फ़ातिमा जिन्नाह की, इन दोनों की बहन है, उनका नाम है शीरीं जिन्नाह, ठीक है? तो शीरीं जिन्नाह जौन-सी हैं, वो भी इधर जौन-सी हैं
अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में के अहाते में ये जो उनका ग्रेव यार्ड है ना, अब्दुल्ला शाह गाजी ग्रेव यार्ड, ठीक है? इनका ये जो कब्रिस्तान है, वहाँ कायद-ए-आज़म की एक और बहन, उनका नाम है शीरी जिन्ना, ठीक? वो भी वहाँ दफ़न है। तो इनके रिलेटेड ये फिर उसके बाद अगर इनका अगर हम थोड़ा-सा देखें, इनके बारे में अगर वैसे मतलब पैदा कब हुए, वो पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर चले, वो तो आप साथ 1955 में ये पैदा हुए थे वैसे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इम्पोर्टेंट है, वो हम ज़्यादा अच्छी तरह याद करेंगे। तो उसके बाद इनका हाँ, ओरिजिनल नेम पूछा जा सकता है, इनका ये नाम था उमर शरीफ, लेकिन इनका पहले जो नाम था वो उनका ओरिजिनल नेम था उमर ज़रीफ। तो बाद में इन्होंने जब शोबिज़ में आए तो उन्होंने ज़रीफ को शरीफ कर ली, ठीक हो गया? ज़रीफ को शरीफ में चेंज कर लिया, कॉमेडियन थे, तो मेबी इसके पीछे कोई मंतक होगी। तो उमर ज़रीफ इनका ओरिजिनल नाम था और इन्होंने क्या इसको उमर शरीफ कर लिया। फिर उसके बाद इनको तमगा इम्तियाज़ भी पाकिस्तान की तरफ से मिला था और उनके डिफरेंट ड्रामाज़ वगैरह हैं। और ये सारी इनकी जो-सी हैं थोड़ी-सी कंट्रीब्यूशन थी। इनका वैसे फेमस अगर ड्रामा में भी वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये एक तो है, मे बी हो सकता है इनमें से कोई पूछ ले। एक इनका ड्रामा था बकरा किस्तों पर, जो बड़ा फेमस था। तो ये पूछा जा बकरा किस्तों पे, वैसे तो राइटर्स का पूछा जाता है, लेकिन ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो मे बी हो सकता है आगे कभी पूछ लिया जाए। और फिर इसका इनका एक और ड्रामा था, उसका नाम था बुड्ढा घर पे है। बुड्ढा घर पे है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है इसके बारे में, ये इनके ड्रामा वगैरह इनके रिलेटेड। नॉन्ग रोंग का इमरान मैं ये बता रहा था कि नोंग रोंग जोन्स हैं, वो चाइना के कौन से हैं, एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के लिए, और इन्होंने इफ्तिताह किया था, ये जो फर्स्ट वो टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट है गवादर के अंदर, उसका इफ्तिताह किया था। तो उसके रिलेटेड मेरे ज़हन में आया, तो मैंने साथ आपको लिखवा दिया कि नोंग रोंग जोन्स हैं, ये चाइना के क्या हैं, एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये हमारे पास थोड़ा-सा हो गया। उसके बाद अगर यहाँ से थोड़ा-सा आगे चलें, थोड़ा-सा मे बी हो सकता है लेक्चर लंबा हो जाए, तो घबराना नहीं है। 2 अक्टूबर को ही एक और चीज़ होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो क्या होता है? वो ये होता है कि कतर के अंदर पहली दफ़ा क्या होता है, पार्लियामेंट्री वहाँ इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ठीक है? कतर के अंदर, और ये भी 2 अक्टूबर को ही हुए। तो इस तरह का एमसीक्यूज़ जैसे हम लास्ट वीक जब पढ़ रहे थे, तो आपको तंज़ानिया कह रहा हूँ, टुनीज़िया का मैंने आपको एक प्राइम मिनिस्टर बताई थी फीमेल, ठीक है? नाजला, तो उसका मैंने आपको क्या बताया था कि जी वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक तो टुनीज़िया की प्राइम मिनिस्टर और फिर फर्स्ट अरब जो-सी है फीमेल प्राइम मिनिस्टर, उस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये मेरे ख़्याल में कतर का पूछा जा सकता है, इसी तरह के रिसेंटली ऐसा कौन-सा अरब कंट्री है जिसमें पहली दफ़ा देंगे, और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन कौन से हुए हैं? हम फर्स्ट टाइम कतर के अंदर पार्लियामेंट्री जोन से है ये इलेक्शन हुए हैं। वैसे इनका बादशाहत का निज़ाम जोन-सा है वो वैसे का वैसा ही है, ठीक है? इनका बादशाहत का निज़ाम वैसे के, इनका जो अमीर है वो वैसे का, उसका नाम वो क्या कहते हैं, पावर सारी उसी के पास है। लेकिन अपने आप को कतर ने अगला नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आ रहा है फुटबॉल का, उसको है यहाँ कतर के अंदर इसने होस्ट करना है कतर ने। तो जिसकी वजह से अपने आप को वो मॉडर्नाइज़ेशन ज़रा थोड़ा-सा कर रहे हैं। लेबर लॉज़ उन्होंने बहुत अपने वो कर दिए हैं। पे सिटीज़नशिप दे रहे हैं, डिफरेंट ना, कतर अपनी वो चीज़ें कर रहा है। तो अगर किसी को नहीं, बल्कि साथ चले लिख देता हूँ, मैंने नाम तो लिया है कतर के अमीर का, तो उनका नाम है तमीम बिन हमाद अल सानी, हमाद बिन सानी, ठीक है? बिन सानी, सानी को उर्दू इंग्लिश में THANI था, सानी इस तरह से लिखते हैं। तो ये वहाँ के फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप मेरे ख़्याल में 2000, कन्फर्म करें मुझे, मेरे ज़हन से मेरे ख़्याल में 2024 नहीं, 22 का वर्ल्ड कप है। फुटबॉल के फैन्स को पता होगा मैं असल में है। 2022 का वर्ल्ड कप जौन-सा है, बल्कि 1 सेकंड में कन्फर्म कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ, 2022, हाँ, देखा? हाँ, तो मेरे भी ज़हन में ये था क्योंकि 4 साल बाद होता है। तो 2022 का वर्ल्ड कप जौन-सा है वो होना है, ये भी चलें साथ लिख लें, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है? ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ होना है आपका? कतर के अंदर, दोहा, ठीक है? वहाँ स्टेडियम और सब कुछ ही बन रहा है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास थोड़ा-सा इसका ये हो गया। उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा आगे चलें, तो जी-20 जी-20 की जौन-सा है उसका आज इजलास हुआ है, ठीक है? जी-20 का आज उनकी मीटिंग थी, उनके प्रेज़िडेंट की इजलास का, जो इजलास तो नहीं कह सकते, उनकी जो मीटिंग थी उनके प्रेज़िडेंट्स। लेकिन उससे पहले वो हम आएँगे उसकी मीटिंग की तरफ भी, मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक मीटिंग हुई है, वो है 7th मीटिंग, 7th
G20 किनकी? पार्लियामेंट्री स्पीकर्स मीटिंग। ये पहले किसकी हुई है? ये स्पीकर्स मीटिंग हुई है, स्पीकर्स की स्पीकर्स मीटिंग। और ये कब से कब तक हुई? ये 7 से 8 अक्टूबर तक, 7 को शुरू हुई, 8 को एंड हुई, 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक ये आपकी मीटिंग जारी रही। और इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये कहाँ हेल्ड हुई? रोम, इटली। ये जो मैं आपको आज वाली बताऊंगा ना, 31st जो G20 की जब हम एंड तक पहुंचेंगे, तो वो भी रोम और इटली के ही अंदर हुई है। तो G20 का इस दफा जो होस्ट है वो क्या है आपका, बल्कि साथ ही हम कर लेते हैं, ये भी मैं आपको साथ अभी करवा देता हूँ। तो G20 का जो आपका होस्ट है वो कौन है? G20 का इस दफा का ये टर्की, ये इटली जोन्स है, ये क्या है? होस्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये इसके अंदर 7 से 8 ये इसमें ये हो गया इसमें। और अब जो हो रहा है वो भी आप साथ लिख लें, ये है स्पीकर्स मीटिंग, ठीक हो गया। और अभी जो रिसेंटली अभी आज भी उसके सारी हेडलाइन सारी उसी की बनी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मिनिमम 15% आप क्या लगाएं, 15% आप ये क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं इनके ऊपर टैक्स लगाएं। तो ये आपकी मीटिंग हुई है 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक G20 की, ठीक हो गया। और ये कौन सा इसका समिट है G20 का? ये जो अभी जी ये हुआ है, ये ऊपर इसका 7th है स्पीकर्स का। इनका प्रेसिडेंट्स का समिट हुआ है। जी, जी, टीचर्स डे पे मैंने आना है, मैं पहले G20 ये आपको करवाता हूँ। अच्छा, 30 से 31 अक्टूबर को जो हुआ है, ये आपका कौन-सा उसका समिट हुआ है? ये 7वाँ हुआ है। ये 7वाँ जो-सा 7th G20 समिट हुआ है, G20 समिट। अब G20 के इसके पहले आपको कंट्रीज़ लिखवाए हुए हैं, 19 इसमें डिफरेंट मुल्क हैं और 20वाँ इसमें जो-सा है यूरोपीय यूनियन है। ये क्या है? 20 इसमें कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ कौन से हैं? वो बिगेस्ट इकोनॉमी है। 19 कंट्रीज़ प्लस ईयू, यूरोपीय यूनियन भी इसका जो-सा इस तरह मिल के ये क्या बन जाता है? ये G20 बन जाता है आपका। और ये इसका इस मतलब G7 जो-सा है, उसके बाद ये बना था। और इसमें क्या है आपका, ये जो आपके 19 मुल्क है ना और ईयू ये मिलकर, ये आपकी पूरे मुल्क पूरी दुनिया की 80% जीडीपी जोन-सी है ऑफ वर्ल्ड। ये सिर्फ G20 ये जो मैं बताया ना G20 ये आपका, इन सबको यूरोपीय यूनियन और इन से 19 मुल्कों को मिलाए तो ये आपकी पूरी दुनिया की 80% जीडीपी जोन-सी है बनती है। तो ये जो अभी आज और कल रोम के अंदर ये इकट्ठे हुए हुए हैं, तो ये 80% जीडीपी वाले मुल्क जोन-से हैं, ये वहाँ इकट्ठे होकर फैसले कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। जो डिफरेंट आपकी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन है, उनके ऊपर टैक्स लगाने के बारे में और बाकी इन्होंने क्या इधर-उधर की चीज़ें करनी है, ये सब वहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं। जिसमें उनके स्पीकर्स की मीटिंग कब हुई? 7 से 8 अक्टूबर के अंदर। उसको भी होस्ट किसने किया? रोम और रोम के अंदर इटली ने किया। और ये जो अभी मीटिंग इनकी प्रेसिडेंट की जो समिट हो रहा है 7th समिट G20 का, वो 30 से 31 अक्टूबर तक हो रहा है और इसको भी कौन होस्ट कर रहा है आपका? इसका होस्ट भी इटली है, ठीक हो गया? इसका होस्ट भी इटली है, रोम के अंदर हो रही है। और इसमें आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है कि इसका जो G20 का करंट चेयरमैन कौन है? तो ये याद रखें कि G20 ये जो समिट इस तरह के होते हैं, जौन-सा मुल्क इनको होस्ट कर रहा होता है, वही बताने लगा हूँ। ज़रा ठंडे हो जाओ, मैं बताता हूँ आपको। जौन-सा मुल्क इस समिट को होल्ड कर रहा होता है, वो क्या होता है, वो उस साल चेयरमैन भी होता है और वो क्या कहते हैं उनको, वो आप एक तरह से ये समझ रहे हैं कि वो उसका हेड भी उसी साल, वो चेयरमैन तो हेड वगैरह तो इनके कोई भी नहीं होते। वो समझे एक तरह से वो उनका चेयरमैन होता है और उसी साल उसको होस्ट भी कहा जाता है। तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, इस दफ़ा अगर ये पूछ लिया जाए कि G20 समिट जौन-सा है, उसका इस दफ़ा करंट हेड या चेयरमैन कौन है? तो वो इस साल के लिए आप कहेंगे मारियो द्रागी, DRAGHI द्रागी। ये अब साहब कौन है? ये मैंने बताया इटली के क्या हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। मारियो द्रागी साहब जौन से हैं, ये इटली के पीएम हैं, पीएम ऑफ इटली, ठीक है? ये है पीएम ऑफ इटली, क्योंकि इटली इसको होस्ट कर रहा है G20 समिट को, तो इस वजह से ये G20 के चेयरमैन या हेड भी कहलाए जाएँगे, ठीक हो गया? तो ये जो कंट्री इसको होस्ट कर रहा होता है, उस लिहाज से होता है इसका। तो G20 का पता चल गया? ओके है यहाँ तक? चलें जी। अच्छा जी। G20 से हम थोड़ा-सा आगे जाएँ तो अभी किसी ने क्या कहा भी था, तो 5th अक्टूबर
5 अक्टूबर क्या है आपका जी? टीचर्स डे। टीचर्स टीचर्स डे, ठीक हो गया। टीचर्स डे 5 अक्टूबर। पहले आपको डेज़, जो इम्पोर्टेंट डेज़, बल्कि हमने पूरे साल के इम्पोर्टेंट डेज़ कर लिए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट डेज़ मैंने जब आपको करवाया था तो 5 अक्टूबर। हाँ, उस वक़्त विश कर देते ना आप लोग। ठीक है? तो 5 अक्टूबर हमने करवाया था। तो इसमें एक और चीज़ भी पूछ ली जाती है, इस तरह के जो डेज़ आते हैं ना, उनमें थीम पूछ लिया जाता है। तो इसमें अब आपको पता है कि कोविड चल रहा था। ज़ूम, ऑनलाइन एजुकेशन सारी डिसरप्ट हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से इस साल का जो टीचर्स डे था, जो इस साल का टीचर्स डे था, उसका जो-सा थीम था, थीम ऑफ दिस ईयर्स टीचर्स डे, उसका क्या थीम क्या था? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। क्या? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है? कि जो एजुकेशन रिकवरी हो रही है, उनकी जो मेन बेस है वो क्या है? वो टीचर्स हैं। ठीक हो गया? क्योंकि स्टूडेंट्स असल तो टीचर्स ही वो सारा उनके ऊपर भी तो बर्डन है ना, स्टूडेंट्स ने भी नो डाउट फेस किया। लेकिन ये कोविड की वजह से जो एजुकेशन डिस्टर्ब हुई, उसमें क्या टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तो उन्होंने टीचर्स को एक तरह से ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वैसे भी ये डे ही पूरा ट्रिब्यूट होता है, लेकिन इसका थीम ये था। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद जी, उसके बाद और इस मंथ के अंदर और आपका क्या-क्या हुआ? अबी अहमद साहब, पता है सबको। काफ़ी दफ़ा हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, नोबेल प्राइज़ वाले चैप्टर में लेक्चर में भी हमने इनको डिस्कस किया था। उसके अलावा तिग्रे कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने इनको डिस्कस किया था, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने अब इस दफ़ा क्या किया है, ये 5 साल के लिए सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर जौन-से हैं ये मुंतखब, इनकी सेकंड टर्म अभी अक्टूबर के अंदर सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर ये मुंतखब हुए हैं फॉर 5 ईयर, ठीक है? 5 ईयर के लिए ये दोबारा जौन-से इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर जौन-से हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद और क्या हुआ? एक नाम है, इस अक्टूबर के अंदर ही उसका नाम है सिरबाज़ खान। सिरबाज़ खान साहब कौन से हैं जी? ये क्लाइंबर हैं, माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं। तो इनके बारे में क्या है? इनके बारे में एक ये हिसाब-किताब हुआ है कि ये फर्स्ट पाकिस्तानी हैं। कौन से हैं ये? ये फर्स्ट पाकिस्तानी हैं। आपको बल्कि इससे पहले मैं ये बताऊँ कि पूरी दुनिया में ना 14 माउंटेन्स ऐसी हैं जो 8000 मीटर से जिनकी बुलंदी ज़्यादा है। ठीक है? कितनी हैं? ये नीचे हम लिखते हैं 14 जौन-सी हैं वो माउंटेन्स जौन-सी हैं वो जो 8000 मीटर्स प्लस हैं। ठीक हो गया? 14 है ऐसी। और पाकिस्तान में इनमें से 14 में से कितनी है? ये एमसीक्यू असिस्टेंट एडी के पेपर में आया हुआ था। तो 14 में से पाकिस्तान में 5 हैं। 5 इन पाकिस्तान। ठीक है? 5 इन पाकिस्तान। तो ये जो सिरबाज़ खान है ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया है, पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कितनी 9 माउंटेन क्लाइंब की हैं। 9 माउंटेन क्लाइंब की हैं आउट ऑफ 14, ये अभी रिसेंटली, ठीक है? 14 कौन-सी? ये वाली, जिनकी बुलंदी जौन-सी है 8000 मीटर से ज़्यादा है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में इस तरह की चीज़ें बलूचिस्तान के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको भी बताऊँगा। आपको स्पीकर चेंज हुआ है और नए उनके वज़ीर आला आए हैं अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साहब, वो आपको बताऊँगा। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमने वो करनी है। हमने ये नहीं जो ये नहीं करनी कि कब किसने रिज़ाइन दिया। इस तरह से तो फिर डेट्स में हम जो-सा उलझ जाएँगे, ठीक है? ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो सिरबाज़ खान ने क्या किया, जिन्होंने 9 जोन-सी हैं इन्होंने माउंटेन जोन-सी हाईएस्ट पीक हैं उनको क्लाइंब किया है। अभी अहमद साहब हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अब हम आ जाते हैं, चलें इसी पे अभी चलते हैं। 7 से 8 अक्टूबर तक ही हम फिर रहे हैं। 7 से 8 अक्टूबर जब क्या हो रहा था, जब 7th यार नेपाल की थी अभी, नेपाल की थी, मुझे एग्ज़ैक्ट उसका नाम नहीं याद, नेपाल की है वो। उसको देख लें, नेपाल की है। ठीक है? तो 7 से 8 अक्टूबर जौन-सा है, उसका जब G20 का वो हो रहा था, पार्लियामेंट्री स्पीकर्स का इजलास हो रहा था, तब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का जौन-सा है एक अमेरिका का नहीं, अमेरिका की एक
डिप्टी कौन सी है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई हुए थे। तो उनका नाम जो सा आप लोगों को 7 to 8 अक्टूबर को क्या था? डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है? तो उनका आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जब से जो बाइडेन साहब आए हैं, तब से ये किसी भी उनके जो ऑफिशियल है, ये उसके उनके हाईएस्ट ऑफिशियल का पाकिस्तान का पहला विजिट था, ठीक? सीआईए के विलियम बर्न्स साहब आते रहे हैं इधर, लेकिन वो जोन से हैं, वो उनकी ऑफिशियल उस तरह से नहीं है कि मतलब उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट उस तरह से नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह है। तो ये जो मोहतरमा आई थी, इनका नाम क्या था? इनका नाम था जी वेंडे शर्मान, WENDY वेंडे शर्मान, ठीक है? वेंडे शर्मान से पहले जो मैंने आपको बताया, वो भी आप लोग साथ ही लिख लें। सीआईए के चीफ पहले आए थे, आर्मी चीफ से मुलाकात की उन्होंने। सीआईए के जो चीफ, उनका नाम है विलियम बर्न्स, विलियम बर्न्स, ठीक है? उन्होंने आईएसआई चीफ से भी मुलाकात की और जनरल बाजवा साहब से भी मुलाकात की। तो ये सीआईए चीफ विलियम बर्न्स है। वेंडे शर्मन का तो मैंने आपको बता दिया, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि सर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है जी एंटनी ब्लिंकन, जो अभी G20 की मीटिंग के लिए जो बाइडेन साहब के साथ आई थिंक वहां गए हुए हैं, ठीक हो गया? अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। देखें, मैं बता रहा था आपको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताऊं क्या? देखें, सिंपल लफ्जों में ये समझिए कि जो आपका वजीर खारजा है ना, ठीक है, वजीर खारजा, उसको वहां क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो विंडे शर्मन है ना, ये समझ ले वहां की नायब वजीर खारजा थी, जो उन्होंने पाकिस्तान के दौरे के लिए भेजी थी। ये इससे पहले 5 से 6 अक्टूबर, 5 को आई इंडिया में अंदर, और 6 तक मेरे ख्याल में, बल्कि 6 से 7 शायद ऐसे था, 5 या 6 या 6 से 7 था। उससे 2 दिन पहले 2 दिन ये कहाँ रही? ये इंडिया के अंदर रही। वहां इन्होंने क्या बातें वगैरह की, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद ये पाकिस्तान आई 7 से 8 अक्टूबर। तो इन्होंने आके यहाँ आर्मी चीफ और वजीर खारजा सबसे मुलाकात की। तो ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए की, ठीक है? वेंडे शर्मन फीमेल है ये। और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, ठीक है? एंटनी ब्लिंकन मतलब ये उनके क्या है? वजीर खारजा हैं, जैसे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि इसी मंथ में एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि जो सीआईए चीफ है ना, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है सीआईए, वो उनके जो सरबराह हैं, वो भी पाकिस्तान आए हुए थे। तो उनका नाम मैंने लिखवाया विलियम बर्न्स। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक हो गया? चैलेंज है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? उसके बाद इसी मंथ के अंदर एक और आपका पंजाब के रिलेटेड, क्योंकि हमने में से काफी सारे पीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हसन खावर साहब, पहले क्या था? फयाजुल हसन चौहान साहब सूबाई वजीर, वो क्या है? स्पोक्स पर्सन थे किसके? बुजदार साहब के। तो उनको हटा के हसन खावर साहब को SACM लगा दिया गया है। SACM का क्या मतलब? स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, ठीक हो गया? तो अब फयाजुल हसन चौहान साहब जो से हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन नहीं है। जिस तरह पहले वो क्या नाम है यार, वो जो फिरदौस आशिकवान, हाँ, फिरदौस आशिकवान साहिबा थी पहले, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब आ गए। तो फयाजुल हसन चौहान साहब को हटाकर हसन खावर को SACM स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर, ये इनको एक ये लगा दिया गया है, ठीक हो गया? फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास चलें 2-3 इसकी बात करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज की। मिलिट्री एक्सरसाइजेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने इस दफा, जैसे लास्ट मंथ में मैंने आपको बताया था, 3 ब्रदर्स एक्सरसाइज हुई, टर्की की, पाकिस्तान की और अजरबैजान की। तो इस मंथ में हमारी एक एयरफोर्स ने की, और एक हमारे पास जो हुई है वो नेवल एक्सरसाइज होती है। जो नेवल एक्सरसाइज हुई है, उनका नाम था नसीमुल बहर, नसीमुल बहर। और नसीमुल बहर ये कौन सी है? ये 13, ठीक है? ये 13, ये आपने सिर्फ नाम नहीं याद करना, आगे वो भी याद करना होता है, क्योंकि ये अभी उसी में ही एक पेपर में मैंने देखा था रिसेंटली, मेरे ख्याल में पीपीएससी का, उसमें अतातुर्क 9 के बारे में मेरे ख्याल में पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शंस क्या थी? नाम से पता लग जाता कि अतातुर्क 9 जो है, ये पाकिस्तान और टर्की के दरमियान हुई है। तो उसमें ऑप्शन ये थे कि पाकिस्तान और टर्की के भी रिसेंटली जो वो हुई है ना, तो उसका बताएं, अतातुर्क क्या थी? अतातुर्क
7 थी, 8 थी, 9 थी, नन ऑफ दी, इस तरह के ऑप्शन। तो ये जो आगे लिखा होता है ना, ये अभी जैसे ये 13 है, तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी 7 अक्टूबर को हुई हैं, और ये किस किस के दरमियान हुई हैं? ये पाकिस्तान एंड KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मशकें हुई हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी? ये आपकी नेवल एक्सरसाइजेज, बहरी नेवल एक्सरसाइजेज, ठीक है, एक्सरसाइजेज, बहरी मशकें, ठीक हो गया। पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान नसीमुल बहर 13 नेवल एक्सरसाइजेज ये हुई हैं, ठीक हो गया। उसके बाद और क्या हुआ है? और आपकी एक और एयरफोर्स ने एक्सरसाइजेज की हैं, उनका क्या नाम है? उसका नाम है एसिस, ACES, एसिस मीट, इसका नाम ये है, एसिस मीट 2021 टू 2022। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2021 से 2022 इसका नाम है पूरा, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहता हूँ। ये फिर मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों है 2021 से 2022। एसिस मीट 2021 से 2022, ये आपकी एक तो पहले या पहली ऊपर नेवल एक्सरसाइजेस हैं, ये आपकी एयरफोर्स की है, ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हैं। और ये किन किन के दरमियान हुई हैं? ये पाकिस्तान एंड टर्की, ये पाकिस्तान और टर्की के दरमियान, ये अभी मेरे ख्याल में ये 3-4 दिन पहले ही अभी कंक्लूड हुई है, ठीक है, बल्कि अभी चल रही है, सॉरी कंक्लूड नहीं हुई, अभी चल रही है। तो पाकिस्तान टर्की, इसमें अभी टर्की के जो एयर फजाइया के जो चीफ है वो आए हुए थे, पाकिस्तान की तरफ से भी सारे गए हुए थे। तो ये एयरफोर्स ने, और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें यूके एंड उज्बेकिस्तान ये एज अ ऑब्जर्वर, बस देखने के लिए एज अ ऑब्जर्वर इसमें शरीक हुए हुए थे, ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर इसमें शरीक हुए हुए थे कि देखें कि इसमें क्या क्या माहौल बनता है, ठीक हो गया। तो एयरफोर्स पाक टर्की और यूके और उज्बेकिस्तान इसमें क्या एज अ ऑब्जर्वर शामिल हुए थे, ये इसके रिलेटेड आपको ऊपर वाली नेवल और ये एयरफोर्स। अब ये 2021 और 2022 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्योंकि एसिस मीट 2021 हुई थी, एसिस मीट 2021, ठीक है, और आगे ऐसे 20 फिर 21 ही लिखा होता है। ये अभी हुई थी अप्रैल के अंदर एक और, ये भी आपकी एयरफोर्स की थी अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल 2020। तो इसके अंदर किस किस की एयर फोर्सेज ने शिरकत की थी? क्योंकि ये दोनों में ये 2021 की बातें हैं, तो आपको ये दोनों पता होनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स ने, और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फोर्सेज ने इसमें शिरकत की थी। तो अब फर्क आपको समझ आएगा इसमें कि जो एसिस मीट 2021 अप्रैल के अंदर हुई, उसके अंदर ये 3 कंट्रीज जोन से हैं, इनकी शमूलियत थी। और जो 2021 2022 जो अभी अक्टूबर में स्टार्ट हुई हैं, उनके अंदर पाकिस्तान और टर्की की, उसमें टर्की साथ था, इसमें सऊदी अरेबिया और USA नहीं था। सऊदी अरेबिया किस में था? जो हमारे पास नसीमुल बाहर 13 है उसके अंदर, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी एक्सरसाइजेज ओके हो गई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी, इस मंथ का सबसे स्कैंडल था लेकिन दब गया, वो आए जी आपके पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा पेपर्स, सॉरी, क्या आता है आपका? पेंडोरा पेपर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या? पेंडोरा पेपर्स क्या होता है? पेंडोरा पेपर्स में कोई 11.9 मिलियन के करीब लीक डॉक्यूमेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है जी? और एक तो सबसे पहले ये आए कब? 3 अक्टूबर को ये लीक होते हैं, लीक तो नहीं, सॉरी, इनको रिलीज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को। पूछा क्या जा सकता है? एक तो 3 अक्टूबर, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसने इनको रिलीज किया? ICJ। अब ICJ जोन सा है ना, सॉरी IC नहीं, ICIJ, सॉरी, ICJ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वो है, जस्टिस है। तो इंटरनेशनल ICIJ। अब ICIJ क्या है? ICIJ का मतलब नेशनल कंजोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये भी साथ आपको नाम पता होना चाहिए इसका, इंटरनेशनल कंजोर्शियम। कंजोर्शियम क्या होता है अभी बताता हूं। कंजोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव
जर्नलिज्म। अच्छा, कंसोर्शियम क्या होता है? एक होती है आपकी कंपनी, ठीक है? इसी तरह अगर डिफरेंट कंपनीज़ मिलकर एक कंपनी बनाएँ, तो उसको क्या कहा जाता है? कंसोर्शियम कहा जाता है। तो आईसीआईजे जोन-सा है, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक पूरा इदारा है, जो कि आपका 1997 के अंदर बना था, 1997 के अंदर, ठीक है? और इसके एक चार्ल्स लेविस साहब थे, वो उन्होंने इसको बनाया था 1997 के अंदर। तो उसने क्या किया, उसने इसमें ये जो आपका पहला था ना, अल्लाह भला करे, नवाज़ शरीफ वाला पनामा पेपर्स। पनामा पेपर्स जौन से थे, वो भी आईसीआईजे ने ही रिलीज़ किए थे, ठीक हो गया? आईसीआईजे ने ही रिलीज़ किए थे और इसका पूरा नाम आपको पता चल गया 1997 में। और अगर इसके रिलेटेड और डीप कोई जानना चाहेगा, वो ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईसीआईजे की जो इन्वेस्टिगेशन ये हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो 2 पाकिस्तान के सहाफ़ी थे, उनका एक का नाम था उमर चीमा और दूसरे का नाम था फ़खर दुरानी, फ़खर दुरानी, ठीक है? जर्नलिस्ट है यार, जर्नलिस्ट को क्या, ये जर्नलिज़्म नहीं, जर्नलिस्ट है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, ठीक है? जर्नलिस्ट, ठीक है? तो ये पाकिस्तान की तरफ से इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव थे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम थोड़ा-सा आ जाएँ, उसके बाद हम चलते हैं जी दुबई एक्सपो की तरफ। दुबई एक्सपो, ये वैसे पहले लिखवाना चाहिए था, लेकिन चलो। एक तो नाम से पता चल जाएगा कि एक तो कोई पूछ लेता है दुबई एक्सपो कहाँ हो रही है जी? पता है, दुबई में ही हो रही होगी, नाम से पता लग रहा है। इसमें आपने बस ये याद रखना, ये स्टार्ट कब हुई है? ये आपकी 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है, 1 अक्टूबर 2021 को, और ये कब तक चलेगी आपकी? ये मार्च 31st 2022 तक चलेगी, ठीक है? तो अभी हमारे लिए, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है और आगे तक ये जौन-सी है, ये देख लें अक्टूबर, ये 6 महीने तक चलेगी एक्सपो, ठीक है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी स्टार्टिंग डेट 1 अक्टूबर और उसके बाद क्या कहते हैं, कब तक चलेगी? 6 महीने, 31 मार्च 2022 है। मैंने बोला कुछ है, 2022 है, ठीक हो गया? और एक्सपो इसके रिलेटेड होगी आपको। फिर इस महीने और क्या हुआ? इस महीने में अफ़गानिस्तान के रिलेटेड 1-2 चीज़ें हुई। एक चीज़ लिखता हूँ, यूएस एनवॉय टू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का जो यूएस के लिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एनवॉय है, उनका क्या नाम है? किसी को पता है? टॉमिस नहीं, थॉमस है। तो फिर थॉमस वेस्ट, ज़ल्मे खलील ज़ाद जौन से हैं, वो क्या, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है? तो ज़ल्मे खलील ज़ाद जौन से हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब जो नए एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए, वो हैं थॉमस वेस्ट। एक तो ये एनवॉय है। फिर यूएस ने एक और एनवॉय अफ़गानिस्तान की सेटलमेंट के लिए, फॉर एक ये एनवॉय लिख लीजिएगा, यूएस एनवॉय फॉर अफ़गान अफ़गान सेटलमेंट के लिए एक फीमेल है, सेटलमेंट, वहाँ मुहाजिरों के लिए। तो अफ़गान सेटलमेंट के लिए भी एक एनवॉय का नाम उन्होंने वो दिया है, उनका नाम है एलिज़ाबेथ जेम्स, एलिज़ाबेथ जेम्स, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को 2 इनवॉइस का। अफ़ज़ल में खलीज़ा ज़ाद जोन से हैं, उनको आप भूल जाएँ और उनकी जगह थॉमस वेस्ट को आप याद कर लें। ठीक हो गया? चलें? लिख लिया यहाँ तक? चलें जी, एलिज़ाबेथ जेम्स और आपके थॉमस वेस्ट साहब भी हो गए। उसके बाद एक ज़रा थोड़ा-सा हम देख लें यहाँ, पाकिस्तान का डिफेंस के रिलेटेड ही एक और चीज़, फिर हम आ जाते हैं अब्दुल कदीर खान साहब के ऊपर। तो पाकिस्तान ने एक डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ऐड किया है। बहुत ही, बल्कि उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीटी-4 टैंक। वीटी-4 टैंक पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ऐड किए हैं। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो वीटी-4 टैंक्स हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी में, एक तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने भी ऐड किए हैं और ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है?
ये पाकिस्तान ने चाइना से प्रोड्यूस किए हैं, ठीक हो गया। चाइना प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान ने चाइना से इनको लिया। फिर उसके बाद दूसरा जो सा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। उसका नाम है जी HQ-9P, ठीक है। अब HQ-9P जो सा है, ये क्या है? ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है HIMAD। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। हिमाद, ये जो HIMAD है, इसका मतलब है हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम आपका। अब ये क्या है? ये भी पाकिस्तान ने चाइना से लिया है। ये भी पाकिस्तान ने चाइना से लिया है, ठीक हो गया। ये अपनी कहां से लिया है? ये भी चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और ये पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से इसके काफी और इसके कंपैरिजन हो रहे हैं। इसका कुछ एक डिफेंस सिस्टम है, उसको कहते हैं S-300, और एक है आपका S-400, ठीक है। ये जो HQ-9 है ना, HQ-9 और HQ-9/P, ये दोनों कौन से हैं? ये चाइना ने बनाए हैं। और ये जो S-300 और S-400, ये दोनों कौन से हैं? ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसका HQ-9 का और /P का, इसका किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? S-300 और S-400 के साथ कंपैरिजन हो रहा है, जो कि क्या है? आपके रशियन डिफेंस सिस्टम है। और ये S-400 जो है, ये टर्की ने खरीदा था रशिया से, जिसकी वजह से अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई और उनके मामलात खराब हुए। और इंडिया भी बार बार थोड़ी देर बाद धमकियां देता है कि हम जो है S-400 कहां से खरीदेंगे। तो अगर कभी S-300 या S-400 सामने आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। कि अगर कोई मिसाइल आ रहा है, जिस तरह अगर आप लोगों ने देखा होगा आयरन डोम, आयरन डोम डोम का नाम तो सबने सुना होगा ना, आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। वो किसका है? वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उसी तरह ये जो HQ, जो मैंने बताया HQ-9P, ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है। चाइना से पाकिस्तान ने अभी लिया, इंस्टॉल किया है। और S-300 और S-400 जो सा है, वो क्या है? वो रशियन है, जो टर्की के साथ उनकी टर्की ने तो S-400 खरीद लिया। और इंडिया भी कभी कभी कहता है कि हमने खरीदना है, लेकिन इंडिया US जो है वो उनको खरीदने नहीं देता। वो कहता है मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, ठीक हो गया। तो ये डिफेंस सिस्टम की समझ आ गई, जो पाकिस्तान ने रिसेंटली ये अपना इसको ऐड किया। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आपको पता है कब फोत हुए? AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को ये फोत हुए हैं, ठीक है। और इनका जनाजा जो सा है, वो फैसल मस्जिद में पढ़ाया गया। और पहले ऐलान हुआ कि इनको फैसल मस्जिद में दफनाया जाएगा, लेकिन फैसल मस्जिद में नहीं दफनाया गया। इनको कहाँ दफनाया गया, पूछ सकते हैं अगर। तो H8 जो सा है, वहां का कब्रिस्तान था। H8 में ये क्या है? दफन है, बरीड, ठीक है। H8 के अंदर उनको और इनकी एज इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी 85 आई थिंक थी, 85 ही थी, ठीक है। तो इनका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये पैदा कहाँ हुए, ठीक है। ये होते हैं जी अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936 को, इंडिया का एक शहर है भोपाल के अंदर। भोपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ? भोपाल। भोपाल के अंदर ये पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये क्या? और दूसरी बात, हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो हम ये कह रहे हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट। पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर उसमें बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन ये बेसिकली क्या थे? मेटालर्जिस्ट। ये मेटालर्जिस्ट थे, ठीक है। वहाँ के नेदरलैंड, बेल्जियम, वहाँ इन्होंने अपनी डिग्री, जो मास्टर की डिग्री और इनका जो डॉक्टरेट था, PhD थी, वो मेटलर्जी के अंदर थी। तो ये बेसिकली जो है, ये न्यूक्लियर फिजिस्ट नहीं थे, ये मेटलर्जिस्ट थे, ठीक हो गया। तो ये मेटलर्जिस्ट थे एक तो। और उसके बाद जी इनके रिलेटेड अगर हम कोई बात करें, तो इन्होंने 1976 के अंदर जब ये वापस आए, जब न असल में ना, इनको काफ़ी वो था, पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत थी। तो इश्यू ये हुआ कि 1971 के अंदर बंगाल जो सा अलहदा हो गया वेस्ट पाकिस्तान हमसे, बांग्लादेश बन गया, तो इनका काफ़ी दिल टूटा। तो इन्होंने भुट्टो साहब को लिखे खत वगैरह कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो पहले इग्नोर हुआ इनका पहला खत। दूसरा खत फिर उन्होंने कहा कि बंदा सीरियस है शायद।
तो फिर ये यहाँ आए, इन्होंने काम शुरू किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, फिर वहां इनकी बनी नहीं। फिर इन्होंने 1976 के अंदर पहला जो सी लेबोरेटरी कायम की, जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी, इंजीनियरिंग रिसर्च लैब या लेबोरेटरी, इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। जिसको क्या कहते थे पहले, ERL, ERL। ERL को क्या करते हैं, 1981 के अंदर ERL कन्वर्ट हो जाता है आपका किसके अंदर, टू KRL, KRL। अब KRL जो सा है, ये आपका क्या है, KRL का मतलब है जी आपका खान रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। खान रिसर्च लेबोरेटरी आपकी, ये कब चेंज हुआ इसका नाम इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी का, 1981 के अंदर, ठीक हो गया। और ये जो खान रिसर्च लेबोरेटरी है, ये आपकी इस्लामाबाद के पास एक जगह है, उसका नाम है कहूटा। कहूटा के अंदर ये आपकी कौन सी है जी, ये लाइब्रेरी, इसकी लेबोरेटरी है, ठीक हो गया। और उसके बाद जी, उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि जनवरी 31 2004 के अंदर क्या होता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्होंने लीबिया को और इराक, नॉर्थ कोरिया को, इनको क्या किया, न्यूक्लियर जोन से हैं वो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक हो गया। इनको अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है। और इनको फिर 2 इनको अवार्ड मिले, एक हिलाले इम्तियाज मिला और एक निशान इम्तियाज मिला। हिलाले इम्तियाज और दूसरा निशान इम्तियाज, ठीक है, निशान इम्तियाज। एक इनको 89 में मिला और एक 99 में मिला और दूसरा 1999 के अंदर मिला, ठीक है। हिलाले इम्तियाज 89 में मिला और निशान इम्तियाज उनको कब मिलता है, 1999 के अंदर, ठीक हो गया। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में थोड़ी बहुत ही चीजें थी। हो सकता है कभी आपसे ये भी, हो सकता है कि, उम्मीद है ये थोड़ी बहुत इसमें भी आपको ये पूछी जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से हम आगे चले, यहाँ से हम आगे बस थोड़ी सी चीजें हैं, उसके बाद फिर हम एंड, सबसे एंड में हम नोबेल प्राइज पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अरेस्ट या डिटेल का तो अब वक्त नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ा सा वो बताया ना कि इनके ऊपर वो था कि इन्होंने जो न्यूक्लियर के बारे में ये है वो, यूरेनियम और इनकी, कि आपने न्यूक्लियर बम कैसे बनाना है, समझे, एक तरह से कि उसकी टेक्निक इन्होंने या उसके जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो दूसरे मुल्क में स्मगल किए थे और ये न्यूक्लियर की स्मगलिंग में मुलविस थे, ठीक है। तो प्रेज मुशर्रफ साहब ने इनको पकड़ के आया, अमेरिकन प्रेशर भी था तो उन्होंने इनको अरेस्ट कर दी, ठीक है। ये बस हल्की सी थी। तो सफीर आप ऐसे करो ना, आप इधर जल्दी जल्दी लिखा करो ना यार, थोड़ा सा, इतना टाइम कहाँ होता है, मैसेज जरा कम करो और लिखने पे फोकस करो। अच्छा ठीक, फिर क्या है, फिर पाकिस्तान में एक चीज ये पिछले एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर्स के लिए जो स्कूल बना है ना स्पेसिफिक, वो तो आपको शायद पता भी होगा, वो बना है मुल्तान के अंदर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके लिए जो स्कूल बना है वो मुल्तान के अंदर बना है। फिर एक और बना है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट बना है। अब एक और पाकिस्तान का फर्स्ट बना है, क्या है वो, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर बना है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर। फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर जो बना है वो आपका कहाँ बना है, ये अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में बना है। शीरी मजारी साहिबा जो उनसी आपकी ह्यूमन मिनिस्टर है, ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर इसका इफ्तिताह किया है। तो स्कूल जो सा है आपका कहाँ बना है, वो मुल्तान के अंदर बना है। और आपका जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर बना है वो आपका इस्लामाबाद के अंदर बना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव। अभी जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है, इसका क्या मतलब है, एक तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जी ये कौन से मुल्क या कौन से सिटी में हो रहा है, तो ये आपका जो सा है रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उनका ये क्लाइमेट के हवाले से ये एक प्रोजेक्ट है,
ठीक है। और दूसरा, ये कब हुआ? ये आपका क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 25 अक्टूबर 2021 को, ये 3 दिन तक चला, तो 2021 25 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वहां जाके इस पे खिताब किया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि मिडल ईस्ट जो ग्रीन इनिशिएटिव है, ये किसका इनिशिएटिव है और ये कहाँ हुआ है? ठीक है, तो वो आपका रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद उस दिन इसके बारे में मैंने आप लोगों को, जब मैं थोड़ा-सा करंट अफेयर्स का बता रहा था, किस तरह करना है, तो ये बात हुई थी, लेकिन हम दोबारा आ जाते हैं एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो सी हो गई आपकी, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ, ठीक हो गया। एफएटीएफ ने अभी क्या किया है, उसने ग्रे लिस्ट में डाला है कुछ कंट्रीज को, ग्रे लिस्ट में डाला है कुछ कंट्रीज को, और वो कंट्रीज कौन-कौन से हैं? वो आपका टर्की है, वो आपका माली है, और वो आपका जॉर्डन है, ठीक है? उर्दन जिसे हम कहते हैं। इन 3 कंट्रीज़ को उन्होंने क्या, ग्रे लिस्ट के अंदर डाला है, पाकिस्तान को रिटेन रखा है। ये वो हैं जो न्यू हैं, ये न्यू कंट्रीज़ हैं जिनको अभी रिसेंटली एफएटीएफ ने डाला है। और जिन कंट्रीज़ को अभी रिमूव किया है, वो 2 कंट्रीज़ हैं, मॉरिशस और बोट्सवाना। बोट्सवाना और मॉरिशस, ठीक है? मॉरिशस और बोट्सवाना जौन-सा है, उसमें क्या है, निशान है पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो ये एफएटीएफ का थोड़ा-सा आपको हो गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, 39 इसके मेंबर होते हैं, और ये 1989 के अंदर जौन-सा है, ये आपकी एफएटीएफ बनी थी। तो अगर इसके साथ ये तो आपको चीज़ें पहले मैं करवा चुका हूँ। साथ अगर इसके मैं आपको प्रेसिडेंट का भी, करंट प्रेसिडेंट का नाम बता दूँ, तो उसका नाम लिख लें साथ, उनका नाम है मार्कस लेयर, ठीक है? ये अभी इनके करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? और ये इसकी अभी करंट जो एफएटीएफ के रिलेटेड जो डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि टर्की, माली और जॉर्डन को उन्होंने ऐड किया है, और बोट्सवाना को और मॉरिशस को क्या किया, उन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, डिफरेंट वैसे मुल्कों में तो वो होती हैं। एक एक्सरसाइज है इसराइल की ब्लू फ्लैग, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं होती हमारे लिए, लेकिन ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज किसकी होती है, पूछा जा सकता है, इसराइल की। और 2021 की क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि 2021 की इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली दफ़ा यूएई के जो पहली दफ़ा क्या, यूएई के जो एयर चीफ थे, वो एज़ अ गेस्ट इसमें शामिल हुए थे, ठीक है? तो क्योंकि एक बड़ी खबर बनी, तो यूएई के एयर चीफ गए हैं जी, इज़राइल की जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपसे पूछ लिया जाए कभी कि ब्लू फ्लैग जौन-सा है, ये एक्सरसाइज़ होती है मिलिट्री, ये कौन से मुल्क की हर साल या 2 साल बाद होती है? तो ये इसराइल की होती है, ठीक हो गया? तो ये इस वजह से थोड़ा-सा इस दफ़ा ये न्यूज़ में रही है आपकी। चलें जी। अच्छा जी, उसके बाद जी, उसके बाद ये हुआ है कि अभी 25 अक्टूबर को ही, हम बस अक्टूबर के एंड में जा रहे हैं। 25 अक्टूबर को मिलिट्री कू हुआ है, मार्शल लॉ लगा है एक मुल्क के अंदर, उसका नाम है जी सूडान। सूडान के अंदर क्या है? मार्शल लॉ लगा है। किसने लगाया है जी? जनरल अब्दुल फतेह ने लगाया है, बुरहान साहब उनका नाम है। जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, फतह अल बुरहान, ठीक है? आजकल मुज़ाहिरे चल रहे हैं, अगर आप में से कोई पाकिस्तान में सब पॉइंट्स, यार वो डिफरेंट है, वो पॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं, और पाकिस्तान ने भी पॉइंट्स जोन से हैं, उनमें सिर्फ़ लेजिस्लेशन की है और पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। तो कुछ क जो होते हैं वो उसमें, अब क्या होता है आपका, उनको वो कहते हैं कि जब तक आप इम्प्लीमेंट लेट्स सपोज़ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग लॉज़ बना लिए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर उसके बाद आप जो है ग्रे लिस्ट से बाहर आएँगे। तो ये थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सूडान के अंदर जनरल अब्दुल फ़तह अल बुरहान जो हैं, इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जनरल हैं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हटा दिया, उनके हक में अब मुज़ाहिरे हो रहे हैं, और जिनको हटाया उनका नाम है अब्दुल्ला हमदूक, अब्दुल्ला
अब्दुल्ला या अब्दुल्ला, उसको ऐसे लिखते हैं हमदोक। हमदोक ये कौन है? ये वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे जब उनको क्या किया है, जब इनको हटाया गया है, ठीक हो गया। तो उसके बाद जी उसके बाद हमारे पास एक और चीज, हाँ रशिया के रिलेटेड यार एक और चीज लिख लें, पूछा जा सकता है वैसे, कि अभी पहली मूवी है ऐसी, एक मूवी स्टार वो हुई है, शूट हुई है, ठीक है, और उसकी शूटिंग हुई है स्पेस के अंदर, और वहां वो कौन से मुल्क की तरफ से, वो रशिया था। रशिया वो कंट्री है, ठीक है, जहाँ के एक्टर्स गए हैं पहले, कहाँ, टू शूट मूवी इन स्पेस, ठीक है। और इसके साथ आप लिख लें फेसबुक का, फेसबुक्स जो पेरेंट कंपनी है, फेसबुक की पेरेंट का भी बताता हूं इसका मतलब, उसका नेम चेंज हुआ है, और उसने अपना नेम चेंज कर लिया है मेटा, META, मेटा, ठीक है। तो मेटा क्या है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी से क्या मुराद है? फेसबुक एक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप एक ऐप है आपकी, और तीसरी आपकी ऐप है इंस्टाग्राम, ठीक हो गया। फेसबुक क्या है? एक फेसबुक इन तीनों को ऑन जो करती है वो है इनकी पेरेंट कंपनी, और उसका नाम है फेसबुक, ठीक है। एक फेसबुक है ऐप, एक फेसबुक है कंपनी जो इन तीनों को ऑन करती है, ठीक है। उसका नाम क्या है? उसको हम कहते हैं पेरेंट कंपनी, ठीक है, वो इनका माँ बाप है एक तरह से कहें। तो वो जो असल पेरेंट कंपनी है उसका नाम चेंज करके क्या किया है फेसबुक ने? मेटा कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने हर जगह सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, तो ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अच्छा ठीक, उसके बाद चलते हैं आसियान समिट के ऊपर। आसियान समिट, याद है जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, आसियान समिट के बारे में बात की थी ना, कि 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक ये आपका कहाँ होगा? कोई मुझे बताएगा? सफीर आप बताओ ना जरा मुझे, जो चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं उसके बारे में भी तो बताओ ना। अब सब नोट्स खोलो जाके बैठ, हाल नहीं है वैसे कोई भी तुम्हारा, ठीक है। तो आसियान समिट जो सा है आपका 28 से, बताया आप लोगों को कि ये बार रिपीट किया था में, और अब कौन सा है वो भी कहाँ, इसी में हो 2021 में, मैंने कहा था अक्टूबर, और इसमें बहुत ज्यादा समिट होंगे, ठीक हो गया। तो ये आसियान का समिट कहाँ हुआ है? ब्रुनाई के अंदर। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी इस दफा है, मेरी आवाज का चैलेंज, ठीक है ठीक है, अच्छा। तो इस दफा इंपॉर्टेंट ये क्यों हुआ? इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ कि म्यांमार भी, मैंने इसका आपको जब मेंबर्स बताए थे, तो म्यांमार का मैंने आपको बताया था कि म्यांमार भी इसका मेंबर है, बर्मा जिसको पहले कहा जाता था। तो म्यांमार को नॉट इनवाइटेड, इसमें म्यांमार नॉट इनवाइटेड था। क्यों? म्यांमार में आपको पता है, बताया भी हुआ है पहले, कि म्यांमार के अंदर भी मार्शल लॉ लगा है, ठीक है। जो आंग सान सूची वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उसको हटाकर एक बंदा था, उसका नाम है मिंग, मिंग नहीं सॉरी मिन है, ये MI है, मिन ऑन्ग लिन, मिन ऑन लिंग, HLAING। ये जौन से वहां के मिलिट्री के सरबराह हैं, जिन्होंने वहां जौन सा है वो मार्शल लॉ लगाया। तो उन्होंने कहा कि जी मार्शल लॉ लगा दिया इन्होंने, इनकी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, तो इस वजह से हमने म्यांमार को आसियान का जो कि मेंबर है हम वहां नहीं बुलाते, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से उन्होंने नहीं बुलाया, तो ये काफी न्यूज में रहा कि जी बाइडेन साहब ने भी बड़ी सपोर्ट की थी, अच्छा किया भाई आप लोगों ने इसको नहीं बुलाया, ये डिक्टेटर था। तो जिसकी वजह से उसने भी काफी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया आसियान के उसमें, मैं भी तो मेंबर था, कोई क्या हो गया, तो मैंने ज्यादा
हुकूमती का तख्ता ही तो बदला था, उल्टा था और मैंने क्या किया था। ठीक हो गया? तो एक आसियान का जो सा है ये आपको थोड़ा-सा इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बस इसके बाद 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स खत्म और फिर जो थोड़ा-सा वो करंट अफेयर्स ही हैं वो भी, हमारे इस वीक इसी मंथ में जो आपके नोबेल प्राइज़ेज़ आए हैं, हम फिर उनकी तरफ जाएँगे। अच्छा जी, इसमें बलूचिस्तान का अब्दुल कद्दूस बज़िंजो। अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साहब कौन है? सीएम बने हैं आपके, चीफ मिनिस्टर बने हैं बलूचिस्तान के। अलियानी साहब जो उनसे जाम कमाल अलियानी साहब थे आपके पहले, ठीक हो गया? जाम कमाल साहब और ये कौन से बने हैं ये 17वें 17th सीएम बने हैं। इससे पहले वो 16वें सीएम थे। तो ये 17वें सीएम बने हैं और इनकी किस पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं? बाप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बीएपी बाप। बाप का क्या मतलब है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ठीक है? लिख लीजिएगा साथ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है। अब्दुल कद्दूस बज़िंजो जब 2018 के अंदर सनाउल्लाह ज़हरी साहब जौन से थे, उनको हटाया गया था। तो मेरे ख्याल में जनवरी-फरवरी में हटाया गया था तब। तो 6-7 महीने के लिए तब ये अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साहब जौन से हैं, ये आपके चीफ मिनिस्टर बने थे बलूचिस्तान के। और जब ये अभी तो ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ये क्या थे? चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ये स्पीकर थे। तो ठीक है? तो ये पहले स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली थे। तो अब ये वज़ीर आला बन गए, तो फिर अब जो नए स्पीकर बने हैं, उनके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जान जमाली। जान जमाली साहब जौन से हैं, ये पहले मेरे ख़्याल में वज़ीर आला भी रह चुके हैं। जान जमाली साहब जौन से हैं, ये अब आपके नए स्पीकर हैं, न्यू स्पीकर हैं ये, ठीक है? ये न्यू स्पीकर हैं और नए आपके सीएम कौन से बने हैं? अब्दुल कद्दूस बज़िंजो साहब, ठीक है? और ज़हूर आगा जौन से हैं मेरे ख़्याल में, ज़हूर आगा ही है ना? ज़हूर आगा ये आपके गवर्नर हैं, ठीक है? पहले यासीन सही थे, वो चले गए तो ज़हूर आगा क्या हैं आपके? ये गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, ठीक हो गया? तो ये भी अभी आपकी चीज़ें जौन-सी इसमें चेंजिंग हुई है, तो ये भी आप लोगों ने इसमें साथ रख याद रख लेना है, ओके है? अच्छा, अच्छा। सीओपी क्या मतलब है इसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है? पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है, ज़बरदस्त मुज़म्मिल, ठीक है? पार्टीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, सीओपी किसके रिलेटेड है? इसका लेक्चर जौन-सा है, आप लोगों को से जब मैंने पहला डेमो लेक्चर दिया था, ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है इसका लेक्चर। इसके ऊपर डिटेल में बात की थी, सीओपी के ऊपर, ठीक है? क्लाइमेट के रिलेटेड है। मैंने आपको सारी सीओपी 21 जो जिसे पेरिस समिट कहते हैं, पेरिस जौन-सा है आपके 2015 में जो हुआ था, सीओपी 21 से लेकर सीओपी 26 तक मैंने आपको बताया था। तो अब क्या हुआ है, ये सीओपी 26 हो रही है, आज स्टार्ट हुई, ठीक है? आज स्टार्ट हुई है सीओपी 26, 31 अक्टूबर से लेकर ये आपकी 12 नवंबर 2021 तक रहेगी। इम्पोर्टेंट इसमें हमारे लिए चीज़ क्या है? इसमें हमारी करने वाली चीज़ जौन-सी है वो ये है कि ये कहाँ हो रही है? ग्लासगो ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड के अंदर है। स्कॉटलैंड, ठीक? स्कॉटलैंड का एक शहर है। स्कॉटलैंड इसका ये नहीं समझ लेना कैपिटल है। कैपिटल जो-सा है इसका एडिनबर्ग है, ठीक है? तो स्कॉटलैंड के अंदर एक शहर है ग्लासगो। ग्लासगो के अंदर सीओपी 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये अभी जौन-सी है 2021 में हो रही है। ये असल में शेड्यूल कब थी? ये 2021 में 2020 के अंदर ये शेड्यूल्ड थी, ठीक है? लेकिन कोविड की वजह से ये क्या नहीं हो सकी,
तो इसकी वजह से ये अब 2021 में हो रही है, ठीक हो गया। इसी तरह 25 जो सी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट के ऊपर, ये मैड्रिड स्पेन के अंदर हुई थी, पढ़ाया है। उससे पहले पोलैंड के अंदर हुई थी, और ये सारी फिर जर्मनी में, मोरक्को में। मेन इंपॉर्टेंट जोन सी थी जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं क्लाइमेट के ऊपर 2015, तो वो सीओपी क्या थी 21 थी, जो कि पेरिस के अंदर हुई थी 21, और 2015 के अंदर हुई, ठीक हो गया। तो ये आज की, ये समझिए सबसे लेटेस्ट आपका जो करंट अफेयर था ना, वो यही था सीओपी 26, जो आज अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है 31, और अभी 12 नवंबर तक इस पे फुल क्लाइमेट के ऊपर और सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिस्कस होंगी, ठीक हो गया। करंट अफेयर क्लियर है यहां तक? ठीक। अच्छा जी, अब इसमें हमारा, इसमें अक्टूबर में लास्ट में हम आ जाते हैं नोबेल प्राइजेस के ऊपर। नोबेल प्राइजेस के ऊपर एक मेरा सेपरेट लेक्चर है, ठीक है। पहले आप लोगों ने वो लिया हुआ है उसको, कि जी इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या थी, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ 1901 से, पीस प्राइज कहाँ मिलता है, और क्या कहते हैं बाकी प्राइजेस वो कहाँ मिलते हैं। तो एक तो इसका वैसे जनरल यहाँ लिख लें, साथ आपको याद भी हो जाएगा, काफी दफा पूछा जाता है कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है। तो 6 कैटेगरीज हैं, क्या 6 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ये दिया जाता है। तो 2020 के हमने देख लिए हैं पहले सारे, ठीक है। इसमें पीस प्राइज आपको पता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो सा उसको मिला था, और बाकी भी हमने सारे जो से उसके पहले एक सेपरेट लेक्चर, उसको आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। अब हमने आज देखना है 2021 के। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं 2021 के अनाउंस हुए हैं, अभी उनको मिले नहीं है, ये मिलते हैं दिसंबर के अंदर, ठीक है। लेकिन अनाउंस तो हो गया, तो मिलने उनको हैं, आज मिले कल मिले हमारी बिलास है, तो इसमें वो कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके रिलेटेड ना, तो ये जो नोबेल प्राइजेस है ना, ये 2-3 इसमें चीजें साथ पहले लिख लें कि अभी तक 2020 तक 1 तक टोटल 609 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं। 609 प्राइजेस दिए जा चुके हैं, और कितने बंदों को दिए जा चुके हैं? 975, जिन्हें कहते हैं नोबेल लॉरिएट्स, लॉरिएट्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसमें दिए गए हैं अभी, ये भी एमसीक्यूज कभी पूछा जाए आपसे, मैक्सिमम नोबेल प्राइजेस और जोन से हैं वो किस शोबे में मिले हैं, तो वो आपके फिजिक्स के अंदर मिले हैं, ठीक है। वो आपके फिजिक्स के अंदर सबसे 200 कुछ है मेरे ख्याल में, बस आपको ये याद होना चाहिए कि किसके अंदर सबसे ज्यादा दिए गए हैं, ठीक हो गया। हाँ, इंशाल्लाह सलमान भाई, हमें बिरयानी खाने का मिलेगा दोनों, ठीक है। कल आओ यार, चलते हैं कोई पुलाव शलाव खाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम के किसको में फिजिक्स में मिला है। तो अगर हम बात करें 2021 की, तो इसमें हमारे पास जी सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर 6 कैटेगरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस होता है, फिर फिजियोलॉजी होता है आपका, लिटरेचर होता है, और इकोनॉमिक साइंस होती है आपकी, ठीक हो गया। यार सलमान भाई मेरी जिगर का टुकड़ा है, हम एक सिटी में है ना। अब ये साहिवाल में से जो आएगा वो फिर कहेगा सर अब जोन सा है वो, चले आप लोगों से भी करते हैं। अभी पहले इस पे फोकस करें ना जरा, ठीक है, फिजिक्स पे फोकस करें। 975 का क्या बताया? नोबेल लॉरिएट्स, नोबेल जिनको प्राइज मिला है, इन इतने बंदों को अभी तक मिल चुका है 1901 से लेकर। लॉरिएट मैंने आपको बताया नहीं था सफीर, भूल जाते हो, बाकी हर चीज याद रहती है। लॉरिएट जिसको नोबेल का प्राइज नोबेल मिलता है उसको लॉरिएट कहता है, जैसे मलाला यूसुफजई वो नोबेल लॉरिएट है, अब्दुल सलाम जो है वो नोबेल लॉरिएट है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो इस दफा मिला है, 3 बंदों को मिला है। नाम इनके बड़े, क्योंकि नाम जो है वैसे कमी, वो सिंपल सिंपल जो नाम है ना वो पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को लिखवा देता हूँ। सुक्रो मनाबे, एक बंदा ये है, ठीक है। उसके बाद है जी क्लॉज, KLAUS क्लॉज, हैसलमैन, हैसलमैन HASSEL, हैसल MANN, हैसलमैन, ठीक हो गया।
इन दोनों को मिला है। इन दोनों को किस वजह से मिला है? इन दोनों ने एक काम किया है, इन दोनों ने ये काम किया है, अर्थ के क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम किया है। किसके ऊपर? अर्थ क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है। इन दोनों बंदों ने काम किया है, उसको उनको इस वजह से मिला। 3 बंदों को मिलता है, ठीक है। अर्थ क्लाइमेट के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो आपके पास सुक्रो मनाबे हैं और क्लॉस जो हेसलमैन है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से उनको फिजिक्स में इनको मिला। एक और बंदा है, उनका उसका नाम है जी जियोर्जियो परीसी, PRISI, परीसी। इसको भी फिजिक्स में 3, मैंने बताया ना 3 को मिलता है इनके अंदर मोस्टली, ठीक है। फिजिक्स के अंदर इजाफा है। तो इस भाई साहब को क्यों मिला जी? इन्होंने जोन सा है जी डिस्कवरी की थी डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशन की। किसकी डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है। इसलिए मैंने एंड में रखा था कि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनमें थोड़ा सा आपको लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में 3 बंदे, पहले जो बंदे हैं जो सुक्रो मनाबे और क्लॉज हेसलमैन जोन से हैं, इन्होंने अर्थ की क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड काम किया, जिनकी वजह से इनको फिजिक्स के अंदर मिला। तीसरा बंदा जॉर्जियो परीसी जोन से है, उन्होंने डिस्कवरी की फिजिकल सिस्टम्स के अंदर डिसऑर्डर की और फ्लक्चुएशन की। डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशन की उन्होंने जो डिस्कवरी की, उसके ऊपर को भी इस दफा का 2021 का नोबेल प्राइज मिला। लिख लिया फिजिक्स का आप लोगों ने? आगे चले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी सेकंड केमिस्ट्री के ऊपर। अच्छा जी, अब केमिस्ट्री के ऊपर जी बेंजामिन साहब को मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलैन मैकमिलन है, मैकलैन कह रहा हूं, मैकमिलन, ठीक है। पहला कौन है? बेंजामिन लिस्ट, और दूसरे भाईजान का नाम क्या है? डेविड मैकमिलन, MAC, बड़ा मिलनसार होगा ना, मैकमिलन, ठीक है। इनकी यार कोई वो भी बनाएंगे, मैंने भी जोन सा है इनका, आज मैं जरा टाइम नहीं मिला, इनकी कोई ट्रिक, जैसे वो 2020 की हमने वो ट्रिक्स बना के याद की थी ना, तो ये भी जोन सा इसकी कोई ट्रिक बनाएंगे ताकि इसके भी नाम हमें याद हो, ठीक है। बेंजामिन लिस्ट और बड़ा मिलनसार बंदा था, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है? मैकमिलन। तो इन दोनों भाई साहब को क्यों मिला? इन्होंने फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक, डबल एम है यहाँ, ठीक है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस ऑर्गेनो कैटालिसिस, नीचे लिख देता हूं, पूरा आ जाएगा। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया है। अब ऑर्गेनो कैटालिसिस क्या है? कि जब आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो केमिस्ट्री के अंदर जो कोई भी कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए ना आप कैटलिस्ट डालते हैं, उसकी स्पीड को उसको तेज करने के लिए, उसका रेट को, सॉरी स्पीड नहीं, रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसके ऊपर इन्होंने काम किया है, मॉलिक्यूल्स और एसिमेट्री को उनकी जोन सी है, तो इसके ऊपर इनको काम करने की वजह से बेंजामिन साहब को और डेविड मैकमिलन जोन्स, इन दोनों को क्या केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज मिला, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है हमारे पास मेडिसिन की, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं। ये दोनों आपने याद रखनी है, कहीं फिजियोलॉजी आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, या इसको मेडिसिन का शोबा भी इसी के का ही आ जाता है, ठीक हो गया। इसके अंदर जो सा आपका मिला है, 2 बंदों को मिला है, यहाँ भी एक डेविड साहब है, उनका नाम है डेविड जूलियस, और दूसरा नाम है जी आर्डेम, ARDEM, आर्डेम, दूसरा नाम पता नहीं है, अजीबो गरीब सा है इसका, ठीक है, पेटा पोटियन, ठीक है, आर्डम पेटापोटियम, ठीक है, TN N है, पेटापोटियन, POTIAN, पेटापोटियन,
ठीक है, डेविड जूलियस और आडम पेटापोटियन। ठीक है, अजीब और गरीब सा नाम है और ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा जी, इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने की है डिस्कवरी। किसकी डिस्कवरी की है? और डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, टेम्परेचर और टच। ठीक है, उनकी इन्होंने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करके, रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर किया है, टेम्परेचर एंड टच। अब टच में के जो रिसेप्टर्स होते हैं कि अच्छा इंसान को जो सा है कौन सी खुशी कहाँ फील होती है, दर्द किस तरह से होता है, डिफरेंट इस तरह से ना इनके कोई रिसेप्टर्स और इनकी इन्होंने उसके बारे में कोई डिस्कवरीज की हैं, जिसकी बुनियाद कर इनको मेडिसिन और फिजियोलॉजी के अंदर क्या मिला है, नोबेल पीस कह रहा हूँ, नोबेल प्राइज मिला है इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक हो गया, इन कैटेगरीज हो गई हमारी। ओके यहाँ तक? आगे चलें लिटरेचर के ऊपर। लिख लिया? ओके कर दो, ओके करो ताकि मैं फिर इसको रिमूव कर। ठीक है, सबने लिख लिया, चलें जी। अब चलते हैं जी अब हम चलते हैं लिटरेचर के ऊपर, बल्कि लिटरेचर पे जाने से पहले हम चल देते हैं इकोनॉमिक साइंस। आखिरी वाले दो इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक साइंस पे चले जाते हैं हम, इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, अब इकोनॉमिक साइंस की बात करें, इकोनॉमिक साइंस के ऊपर जो नंबर 1 बंदा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जी डेविड कार्ड। डेविड कार्ड। अब डेविड कार्ड साहब को जो मिला है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, 3 बंदों को मिला है। डेविड कार्ड साहब को मिला है, इनकी कंट्रीब्यूशन थी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स। लेबर इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। कोविड की वजह से ये हुआ, मिनिमम वेज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? कोई मुझे बताएगा पंजाब के अंदर मिनिमम वेज कितनी है इस वक्त? आपका क्वेश्चन है पीपीएससी का ये, कि पंजाब के अंदर मिनिमम वेज कितनी है? 25 सिंध की है नवाब, बिल्कुल जबरदस्त, 20 के, ठीक हो गया। 20 के जोन सी है आपकी पंजाब की मिनिमम वेज है, ठीक हो गया, 20,000। तो इसी तरह जोन सा है, हमेशा एक लेबर जोन सी है, उनकी यूनियंस की एक हमेशा फरमाइश होती है कि वो कह, फरमाइश नहीं मतलब उनका एक राइट है, उनका राइट है, वो कहते हैं कि हमारी जो मिनिमम वेज है वो बढ़ाई जाए। तो ये जो इंडस्ट्रियल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यार अगर आप लोग मजदूर की तनख्वाह बढ़ाओगे, मिनिमम वेज बढ़ाओगे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जोन सी आपकी कमोडिटी की प्राइस है, अगर आप एक चीज, लेट्स सपोज मैं चीनी बना रहा हूँ 50 रुपए किलो, लेट्स सपोज, ठीक है, और मेरे पास 10 मजदूर हैं और उनसे मैं 50 रुपए किलो बना रहा हूँ और उनको मैं 20-20 हजार रुपया दे रहा हूँ, लेट्स सपोज कर रहा हूँ, वैसे जो भी इसमें आप लगाए, मैं उनकी 25-25 हजार तनख्वाह कर देता हूँ, तो मैं चीनी की कीमत भी फिर 50 से 60 रुपए कर दूंगा। ठीक है, एक थियरी ये है, वो कहते हैं ये होगा। लेकिन ये जो इंसान है ना, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी सुनाई है, डेविड कार्ड, ठीक, डेविड कार्ड साहब ने जो अपनी थ्योरी दी है ना, उसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस के ऊपर। इन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित किया है कि अगर आप मिनिमम वेज को बढ़ाते हो, अगर आप मिनिमम वेज को बढ़ाते हो तो आपकी इन्फ्लेशन या आपकी प्राइस जो सी है वो बढ़ जाती है, इकोनॉमी को आपका नुकसान होता है। उन्होंने अपनी थ्योरी में साबित किया है कि अगर आप मिनिमम वेज बढ़ाते हो तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होता, आपकी इकोनॉमी इवन बल्कि बेटर ग्रो करती है। तो इस बेस के ऊपर ये डेविड कार्ड साहब को क्या मिला है, एक नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 बंदे हैं, उनका नाम है जेशुआ एंग्रिस्ट, जेशुआ एंग्रिस्ट और ग्वाइडो, ग्वाइडो इम्बन्स, IMBENS, इम्बन्स, ये 2 बंदे, उसको अलहदा मिला है। इन दोनों बंदों को मिला है, इनको किस लिए मिला है? इन्होंने एनालिसिस किया था, ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इनको किस वजह से मिला है? इन्होंने एनालिसिस किया था ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन दोनों ने इसका एनालिसिस किया था। और पहला जो सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेविड कार्ड, तो उसने मिनिमम वेज की जो थ्योरी थी
उसने लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया था। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के जोन से हैं, 3 बंदे हो गए। इसके बाद हमारे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 हो गए हमारे पास टोटल कैटेगरीज। अब हमारी 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रह गई हैं, एक लिटरेचर और एक आपका पीस प्राइज। अब हम चलते हैं जी लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर का आपका बंदा तंजानिया से, जिसका आपने मुल्क भी याद रखना है, बाकियों के मैंने आपको मुल्क नहीं बताया, आप ना भी याद रखें। उसका नाम है अब्दुल राज़क, या रज़ाक भी कह रहे हैं लेकिन राज़क, अब्दुल राज़क गुरना, GAURNAH, गुरना। अब्दुल राज़ाक गुरना कहाँ से ताल्लुक है जी इनका? बताया आपको, तंजानिया, तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, ठीक हो गया। तंजानिया से इनका ताल्लुक, कंट्री भी याद रखना है, अब्दुल राज़ाक गुरना, ये भी आपने इनका नाम याद रखना है। और इनको किस में मिला है? इनको लिटरेचर में मिला है। लिटरेचर में मिला है तो क्यों मिला है? इन्होंने अपने जो बुक्स लिखी, किसके ऊपर लिखी जिनकी वजह से इनको मिला? एक तो इन्होंने इफेक्ट्स ऑफ, इनकी कंट्रीब्यूशन थी जो बुक्स थी उनके टॉप इनके ऊपर थी, इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स के ऊपर एक लिखा, और एंड फेट ऑफ किस्मत, फेट ऑफ यानी कि रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज के बारे में इन्होंने, क्योंकि ये खुद रेफ्यूजीज हैं, रेफ्यूज ये वहां से ये मेरे ख्याल में यूएस चले गए थे, ठीक है। खुद इन्होंने एज अ रेफ्यूज एक जिंदगी गुजारी है। तो उन्होंने इनकी जो सारी इनका लिटरेचर है वो कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स के ऊपर और फेट ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है। तो इनकी वजह से इनको लिटरेचर के अंदर क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है इन लिटरेचर। तंजानिया से इनका ताल्लुक है। ओके हो गया? यहां तक लिख लें तो मुझे बताएं, फिर हम आज की लास्ट अपने कैटेगरी की तरफ चलें। चलें जी, डन है। चलें जी, छठी और इसकी लास्ट कैटेगरी, पीस प्राइज, पीस प्राइज, जेड, पीस प्राइज, ठीक हो गया। अब पीस प्राइज आपका किसको मिला है? जर्नलिस्ट को मिला है, पहली दफा ये हुआ है। और इसको भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे हुआ है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि किनको मिला है? जर्नलिस्ट को मिला है, ठीक है, सहाफियों को मिला है। पहले बता देता हूं क्यों मिला है, फिर हम उन दोनों का नाम लिख लेंगे। इसलिए मिला है कि उन्होंने फॉर, वही गार्डिंग, उन्होंने हिफाजत की थी या उसके खिलाफ बोले थे नाइंसाफी के, फॉर गार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने लड़े थे, आवाज बुलंद की थी। तो 2 सहाफी हैं जिनको मिला। क्या नाम है? एक का नाम है मारिया रीजा, फीमेल है, फिलिपीन की जर्नलिस्ट है। मारिया रीजा, कहां से ताल्लुक है इनका? बताया, फिलीपाइंस, मनीला जिसका कैपिटल। मारिया रीजा फिलीपींस से, और वहां का जो डिक्टेटर, वहां इनके खिलाफ काफी वो क्या कहते हैं, इनको वहां से निकाला गया। और ये सारी, क्योंकि वहां मीडिया के ऊपर काफी पाबंदियां हैं फिलीपींस में। तो इन्होंने क्या किया, उसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। इन्होंने एक अपनी वेबसाइट स्टार्ट की, न्यूज वेबसाइट, रेपलर, रेपलर के नाम से, ठीक है। क्योंकि अब इनको प्राइज मिल चुका है, नोबेल का पीस प्राइज मिल चुका है, तो ये रेपलर जो सी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेपलर क्या है? ये एक न्यूज वेबसाइट है। और किसने बनाई? ये न्यूज पेपर ने, न्यूज वेबसाइट। और ये मारिया रीजा ने, जिनको 2021 का पीस प्राइज मिला है, और ये फिलीपीन से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है। ये न्यूज वेबसाइट है आपकी रेपलर, मारिया रीजा ने। सेकंड बंदा जिनके साथ इन्होंने ये अपना पीस प्राइज अभी दिसंबर में शेयर करेंगी, ठीक है, उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है जी दमित्री मुरातोव, MURATOV, मुरातोव, दमित्री मुरातोव। अब ये बंदे कौन है? ये भी एक जर्नलिस्ट है। कहाँ के हैं ये? ये हैं जी आपके बिलोंग्स टू रशिया, ठीक है। इन्होंने भी वहां व्लादिमीर पुतिन और उनके जो वहां की स्टैब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट काफी इन्होंने आवाज उठाई, मीडिया के हक में, मीडिया फ्रीडम के लिए काफी इन्होंने वहां बातें की। तो जिसकी वजह से इनको और मारिया रीजा को
इस दफा ज्वाइंट पीस प्राइज मिला है, जर्नलिस्ट हैं ये पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। ठीक हो गया? ओके है यहां तक? मसला मसाइल हो आज के लेक्चर में किसी को? चलें जी, ठीक है जी। दिसंबर में मिलेंगे ये।